नमस्कार मित्रों। आज हम कुछ मित्र बैठे हैं ऐसे ही कुछ गपशप लड़ाने। यूं तो हमेशा किसी न किसी प्रोग्राम में हम लोग आपसे मिलते रहते हैं, लेकिन आज यूं ही हम पत्रकार मित्र बैठ गए तो गपशप करने बैठ गए। गपशप किस विषय पे की जाए? तो आज पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और किस संघर्ष से यहाँ तक सारे पत्रकार पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने बैठे सबके 50 साल, 60 साल, 70 साल, 85 साल तक के इतिहास है पत्रकारिता में। 85 साल पूर्व मराठे परिवार ने पत्रकारिता शुरू की थी। 50 वर्ष पूर्व मृणोत परिवार ने पत्रकारिता शुरू की थी। 30 सालों से हमारे साथ संजय शिंदे इस पत्रकारिता में है और 50 साल से ऊपर अग्रवाल परिवार को इस पत्रकारिता में हो गए। यहाँ पर जो बैठे हैं उनको भी 30-30, 40 साल इस पत्रकारिता में हो गए। इस 40 सालों में इसमें क्या बदलाव आया? क्योंकि पहले की सोच, पहले का कार्य, पहले की टेक्नोलॉजी और आज जमीन आसमान का फर्क आ गया। उसके बावजूद सारे हर पत्रकार, हर पत्रकारिता, हर पत्रकार हाउस, हर मीडिया हाउस अपडेट होता रहा तो आज यहाँ तक टिके। इस टिकने के पीछे क्या संघर्ष है? आपके पास में सुबह एक अखबार आता है, आप उसमें कुछ खबरें पढ़ते हो, कुछ की हेडलाइंस पढ़ते हो और समाचार पत्र रख देते हो। कई उसमें कमेंट्स देते कि बराबर नहीं छापा, कोई बोलते इसने ये नहीं छापा, किसी ने कहा ऐसा है, किसी ने कहा वैसा है। इन सब चीजों के पीछे क्या संघर्ष होता है? क्योंकि आपके सामने 8 पेज सीधे छप के आते हैं, सीधे रेडीमेड आते, लेकिन उस 8 पेज के लिए पिछले 24 घंटों में, क्योंकि एक टाइमलाइन होती है पत्रकार को अपना पेपर निकालने के लिए, क्या संघर्ष होता है। और यह संघर्ष लगातार चलने वाला, ऐसा नहीं कि आज निकाल दिया तो हमारा 8 दिन का काम हो गया। रोजाना आज दिन खत्म हुआ फिर कल से नया संघर्ष शुरू होता। इस संघर्ष में और बदलते स्वरूप में अपडेट होना है हमारे साथ में। आज सारे चर्चा कर इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि आपके पास जो पेपर सुबह पहुंचता है वह किस प्रकार से छपता है, किस प्रकार आता है, किस प्रकार विचार आप तक पहुंचे। क्योंकि पत्रकार कई बार सत्ता परिवर्तन तक की हिम्मत करते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे क्या संघर्ष, क्या मेहनत है, आज जानते हैं। मेरे पास में साथ में अनिल जी अग्रवाल, कल मंडल 30वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है और 30 साल ही शायद अनिल जी की पत्रकारिता को हुए हैं। साथ में मेरे साथ में विलास मराठे है, कॉलेज के समय से मेरे मित्र है और 40 वर्ष पत्रकारिता करते करते हो गए और हिंदुस्तान को करीब 85 साल इस पत्रकारिता में हो गए। मेरे आज में अनिल मुनोत है जो 40 साल से खुद पत्रकारिता कर रहे हैं और 50 साल से परिवार इस पत्रकारिता क्षेत्र में है। संजय शिंदे जो 40-30 साल से लगातार पत्रकारिता में टिके हुए हैं और इन 30 सालों से संघर्ष में किस प्रकार इन्होंने अपनी भूमिका निभाई और आज जिस मुकाम पे पहुंचे, जो आपको आज सफलता दिख रही है, उसके पीछे क्या संघर्ष है जानते हैं। सबसे पहले विलास जी मराठे, मैं जानना चाहूंगा कि जो आज आप इस सारा जो आज सफलता देख रहे हैं, इसके पीछे क्या संघर्ष रहा है? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं दैनिक अमरावती मंडल परिवार को और मेरे प्रिय मित्र श्री अनिल जी अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, बाबूजी, रमेश भाऊ हमारे दोस्त थे, इन सबको पहले तो 30 साल अमरावती मंडल का जो अपना वर्धापन दिन है उसके लिए दैनिक हिंदुस्तान के परिवार के तरफ से तहे दिल से मैं शुभकामनाएं और जल्दी ही 50 साल सेलिब्रेट करे ऐसी मैं उनको बधाई देता हूं। मैं जब 12वीं यानी बीकॉम पार्ट 1 हुआ 84 में, तब मेरे दादाजी और पिताजी ये उद्योग चलाते थे। तब मेरे को कुछ उन्होंने हाथ पकड़ के लाया नहीं, खुद को ही अभी घर का अपना न्यूज़पेपर है तो हम अपना कुछ नहीं, रविवार रहता था तो तब ये ऑटोमेटिक सिलेंडर मशीन थी, तो रविवार को अपना काले कपड़े अंदर वो दाते में कग्गज फंसते थे, मशीन पोंछना, पेपर के पार्सल बांधना, यहाँ से शुरुआत की। बाद में हल्लू हल्लू थोड़ा सा मैं मार्केट में निकला। मार्केट में फिर विज्ञापन के लिए लोगों से, जब तक अपना रेपो बढ़ता नहीं तब तक ये बिजनेस पूरा एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ तो है ही, लेकिन बाजार में क्या अपनी पहचान है और कैसा रेपो है उसके ऊपर भी विज्ञापन मिलते हैं। तो ऐसा करते करते मैंने 84, अभी हिंदुस्तान को 73 साल हुए। आने वाले 2 साल के बाद अपन हीरक महोत्सव दैनिक का करने वाले हैं। वैसे हिंदुस्तान, ये स्वतंत्र हिंदुस्तान करके साप्ताहिक था, वो अपने थोर स्वातंत्र्य सेनानी वीर मोहनराव जोशी, थोर स्वातंत्र्य सेनानी पद्मश्री डॉक्टर शिवाजीराव पटवर्धन, मेरे दादाजी पत्रमहर्षि बाळासाहेब मराठे,
एक राजा भाऊ बारलिंगे और एक गदरे साहब, ये ऐसे 5 दोस्त मिलके ये स्वतंत्र हिंदुस्तान करके अखबार चलाते थे। लेकिन तब मेरे दादाजी उसमें लिखते थे, तो ये सब ने उनको दोस्ताने के नाते वो बायू मराठे करके बोलते थे उनको, कि बायू इसमें लिखते हैं तो इनको अपन ये पूरे पेपर की धुरा देंगे। इसलिए दादाजी ने 15 अगस्त 1950 को दैनिक हिंदुस्तान की स्थापना की। इसलिए दैनिक हिंदुस्तान के संस्थापक बाबा साहेब मराठे हैं। तो अभी ये 73 साल का सफर हुआ है, उसमें मेरे 40 साल बीत गए। वो 40 साल में कई चढ़ उतार आए। 1988 में दैनिक हिंदुस्तान पूरा अंगार लग गई थी। तब इंश्योरेंस वगैरह तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अमरावती की जनता ने उसको ऐसा संभाला कि हमारे पास उसके लिए शब्द नहीं है। तो 1-1.5 महीना हमने तपोवन में प्रिंटिंग किया। 11-11 उस टाइम अमरावती में नव भारत का आगमन हुआ था। तब हमारे को खुद को ऐसा डर लग रहा था। वो पूरा मॉडर्नाइज मशीन लेके यहाँ पे तिवसाजीन कंपाउंड में शुरू किया था, लेकिन लोगों ने नागपुर का ही नव भारत होना ऐसा बोला। अमरावती का पेपर चंदू भैया, अनिल भाऊ 18 या 20 दिन में उनको वापस पूरी मशीनरी जो जबलपुर से लाई थी यहाँ पे पूरा उनको पैकअप करना पड़ा। हमको खुद को डर था एक चालक के नाते कि बा अपन 11-11 बजे अपन पेपर, लेकिन कुछ भी हिंदुस्तान को फर्क नहीं गिरा। कुछ कुछ ऐसे हमारे रीडर्स थे, समझो अखबार को लेट हो रहा है तो प्रेस के सामने से, डॉक्टर मोतीलाल जी राठी का एक नाम लेता हूँ, वो प्रेस के सामने से जाते थे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अखबार आज आया नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, बच्चे नहीं आते, कुछ नहीं आते, एक एक को 4-4 लाइना करना पड़ता है। तो ऐसे ही इसमें अमरावती की जनता ने हिंदुस्तान को संभाला, ये मैंने फायर का बताया। दूसरा, दादाजी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी अपने अनिल भैया अभी अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ का जो मेन बॉडी है, अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद मुंबई, उसके अध्यक्ष रह चुके हैं लगातार 2 बार। तो तब ऐसी पत्रकारिता थी, यानी चंदू भैया की पीटीआई करके न्यूज सर्विस। तब पंजाबराव देशमुख अमरावती के केंद्रीय मंत्री थे। तब हिंदुस्तान का अखबार का ऑफिस अपने राजकमल चौक के पास था, अपने राहटगांवकर पांडे लॉज के नीचे। उनकी गाड़ी उनकी खराब हो गई एम्बेसडर से। तब हावड़ा मेल से कोई भी मिनिस्टर जाता था बम्बई, तो बंद हो गई। तो चलो बाया साहब के यहाँ बैठे, तो पंजाबराव दादाजी के पास आए। तो पंजाबराव जी को बोला कि भाऊ साहब, अमरावती में तार ऑफिस नहीं है, इसलिए हम पीटीआई के लाइन ले नहीं सकते। पीटीआई के लिए तार ऑफिस होना बहुत, टेलीग्राम वाला टेलीग्राम नहीं, टेली प्रिंटर रहता था। अच्छा। उसके लिए तार ऑफिस होना जरूरी था। तो वो दिल्ली गए, उन्होंने तुरंत एक 8-10 दिन में अमरावती में तार ऑफिस आया अपने तहसील के बाजू में। फिर हिंदुस्तान ने पीटीआई की सब्सक्रिप्शन लिया। पहला अपने अमरावती जिले में सबसे पहला पीटीआई का मशीन अमरावती में आया। जब उनका 50 साल का सेलिब्रेशन हुआ था, तब पीटीआई ने जो उनके क्लाइंट है उसमें एक हिंदुस्तान को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया था, शामिल किया था। ये पीटीआई की बात हो गई। ऐसे वृत्तपत्र बोले तो अभी की जो वृत्तपत्र का चल रहे हैं, उस टाइम कागज और पेन को बहुत वैल्यू थी। अभी तो कुछ नहीं है, लैपटॉप या मोबाइल पे। अभी मैं खुद बदलते टेक्नोलॉजी में सब जन, जैसा आज मैं एक प्रबंध संपादक के नाते छोटी छोटी न्यूज भी आजकल व्हाट्सएप पे भेजते हैं, आर्टिकल व्हाट्सएप पे भेजते हैं और बोलते कि कल के अखबार में दो। पहले ऐसा नहीं था। ऑफिस दफ्तर में जो भी न्यूज देने वाला है वो आता था, फिर उसको रीराइट करना पड़ता था, फिर वो खिले, तब टाइप प्रोसेस था, खिले वाला था, वो कंपोज करना पड़ता था। तो अभी इतनी आसानी हो गई। और उस टाइम के जो जर्नलिस्ट है, अभी हिंदुस्तान का इतिहास बोलो तो यहाँ पे सुरेश भट्ट 11 साल उन्होंने 1950 से 1961 उन्होंने 24 घंटे वो हिंदुस्तान के दफ्तर में रहते थे। 1961 में वो नागपुर में शिफ्ट हो गए। तो आमदार बीटी देशमुख है, उनका पूरा एजुकेशन आमदार होने के एक दिन पहले तक अपने हिंदुस्तान में वो ये करते थे। मधुकर केचे है, उद्धव शेखे है, और अपने माणिक कानेड़ सर है।
ऐसे कई नाम लेंगे अमरावती के नाम मन जितने भी थे जितने भी है हिंदुस्तान परिवार से जुड़े हैं। और आज भी अभी नई टेक्नोलॉजी, और आज भी मैं चंदू भैया ये बोल सकता हूँ आपको कि जो ब्यूरो चीफ है कई पेपरों के, वो हिंदुस्तान में असीखे आज वो ब्यूरो चीफ हुए है, और वो हिंदुस्तान परिवार का एक सदस्य के नाते हमको इतना आनंद होता है कि हमारे यहाँ का लड़का आज एक रीजनल न्यूज़पेपर में सब एडिटर ये पोस्ट तक जाता है। तो मेरे पिताजी की एक ये थी कि वो पेड़े बांटते थे, नहीं ऐसा नहीं कि भाई मेरे यहाँ से लड़का दूसरे इधर गया इसलिए क्यों जा रहा, तेरा प्रमोशन हो रहा है ना, उनको खुशी होती थी। ये आज के लोगों में नहीं है। इवन मेरी जनरेशन को क्यों छोड़ रहा, पहले उसको दांत डपट करेंगे, लेकिन वो पीढ़ी में वो नहीं था। अनिल मुणोत है जो सांध्य दैनिक प्रेरणा पुंज का वहाँ से प्रोडक्शन करते हैं, और अभी जहाँ पूरी पत्रकारिता में प्रतिस्पर्धा चालू है, ऐसे में किस प्रकार आप सर्वाइव होते हैं और क्या संघर्ष करना पड़ा आपको? स्पर्धा होना ही चाहिए। अगर वर्तमान पत्रों में समाचार को लेकर स्पर्धा है तो निश्चित ही वो अच्छी बात है, क्योंकि जो न्यूज़ मेरे पेपर में है अगर वो दूसरे पेपर में भी उस प्रकार की सभी न्यूज़ अगर आ रही है तो आपके पेपर की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर अलग ढंग से अलग विचारों से अगर उसको रखा गया तो बहुत अच्छी तरीके से, और जो वाचक वर्ग है वो पेपर को पसंद भी करता है। तो मेरा ख्याल यही है कि आपका पेपर एक अलग अनूठे ढंग से होना चाहिए कि जिसे देखकर जिसे पाठक को लगे कि भाई यस इसमें पढ़ने लायक कुछ तो भी है करके। दूसरा, आज के समय में और पिछले समय की जब हम बात करते हैं तो हमने वो दौर भी देखा जब खिले पर चलकर वो सारा प्रिंटिंग होता था, जिसे एक पेज बनाने के लिए कम से कम 5 से 7 घंटे लगते थे। और आज वो दौर भी है कि 1 घंटे में बैठकर ऐप ऑपरेटर जो है वो पूरी सारी नए टेक्निक से पूरा पेज बना लेता है, या 1 घंटे में कई तो 4 पन्नों का पीडीएफ भी बन जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में जो न्यूज़ की विश्वसनीयता है वो खत्म हो गई है। सोशल मीडिया का इतना जोर चालू है, तो सोशल मीडिया के जोर के अंदर आज भी लोगों को ये भरोसा है कि भाई सोशल मीडिया पर होगा तो फेक होगा, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में आया तो वो जरूर सही होगा करके। ये विश्वसनीयता बनाए रखने का जो प्रयास है वो प्रयास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो प्रयास जब तक हम करते रहेंगे तब तक ही हम समाचार पत्रों में टिके रहेंगे। अन्यथा अब आज एक दौर ये भी आ गया है कि अब लोग टीवी पर भी समाचार पत्रों को पसंद नहीं करते, समाचार देखना पसंद नहीं करते कि बार बार वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी अब नरेशंस चेंज करने की बारी आई है। तो समाचार पत्रों में भी वो नरेशन चेंज होता है, और हर एक अपने वर्तमान पत्र की अपनी एक अलग पहचान होती है। अगर आप प्रेरणा पुंज की बात करेंगे तो उसमें लिखाई जो होगी समाचार पत्र वो एक अलग शैली की होगी। आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो उनकी लिखाई शैली एक अलग प्रकार की होगी, या मंडल की अगर हम बात करें तो उनकी एक लिखाई शैली अलग प्रकार की होगी। तो हर एक व्यक्ति एक ही न्यूज़ को अलग अलग टाइटल से अपने अपने विचारों से रखता है, तो वो एक अच्छी प्रक्रिया है और लोगों को वो पसंद भी आती है। स्पर्धा यहाँ होनी चाहिए, लेकिन अभी ये दौर में ऐसा भी हो गया है कि अब लोग विज्ञापन और ये सारी जो स्पर्धा है ये भी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा तो समाचार पत्र निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो अभी जैसे विलास भाई कह रहे थे कि मार्केटिंग जो है कि आपकी विश्वसनीयता तभी बनी रहेंगी जब आप अच्छा समाचार देंगे तो लोग आपके पेपर को खरीदेंगे और मार्केट में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वो एक फ़र्क जो है सोशल मीडिया के कारण वो अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि थोड़ा जो एडवर्टाइजमेंट जो है उस पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं मार दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग पहले अगर किसी का जन्मदिन भी होता था तो वो समाचार पत्र को तक आता था, चाहे फ्री में छापने के लिए वो आता था, और वो कहता था कि भाई ये लीजिए मेरा कल जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आप ये डाल दीजिए। हाँ, लेकिन अब ऐसा होगा कि पूरे गांव में आप देख लीजिए कि पूरे गांव में फ्लैक्स 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 लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो फर्क है वो फर्क अब समाचार पत्रों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर मैं जैसा अभी विलास बाबू ने कहा कि जैसे समय बदलता गया, नई तकनीक आती गई है, तो नई तकनीक के माध्यम से पत्रकारिता में भी बहुत सुधार हुआ है। और निश्चित ही जैसा अभी विलास बाबू ने कहा कि 50 साल पूरे करेंगे, तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता जो न्यूज़ प्रिंट की पत्रकारिता है वो अभी और कई वर्षों तक अमर रहेगी। वो उसको कोई नुकसान होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। कि और जिस प्रकार जो बदलाव की रणनीति की हम बात करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में भी समाचार पत्रों का योगदान था, आज फिर से वो दौर आ गया है कि अब हम लोग अपने नैतिक मूल्यों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी नैतिकता को नहीं समझ पा रहे, अपने देश प्रेम की परिभाषा भी अब धीरे धीरे समय के साथ चेंज हो रही है। तो फिर से अगर एक बार जागरूक करना है तो फिर से समाचार पत्रों को एक अहम भूमिका निभानी होगी, और वो जिम्मा जिस दिन फिर से पत्रकारिता में आएगा तो निश्चित ही पत्रकारिता की वैल्यू और बढ़ेगी।
संजय भैया, अभी जिस प्रकार से पत्रकारिता चल रही है, बताया टीवी न्यूज़ और पेपर मीडिया में, टीवी न्यूज़ का जैसे एक न्यूज़ बार-बार बताई जाती है, कई बार उससे इरिटेट हो जाते हैं, तो कई बार सबसे पहले न्यूज़ बताने के चक्कर में कई बार गलत न्यूज़ भी आ जाती है। ऐसे में पुराने समय में जब आप दूरदर्शन में पत्रकारिता हुआ करती, दूरदर्शन भेजा करते थे, कैप्सूल बन के जाते थे, उसके बाद छपते थे। अब तो क्या, इधर से कोई आया, कई बार तो बिना वेरिफिकेशन की भी न्यूज़ चल जाती है। इन सब चीज़ों में आम जनता पर इसका कहाँ तक फरक पड़ रहा है? सर्वप्रथम मी चंदूभाऊचे आभार मानतो की त्यांनी अतिशय चांगली चर्चा जी आहे ती या निमित्तानं ठेवली आणि सोबतच अनिल भाऊ अग्रवाल यांच्या मंडळाला 30 वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यासाठी मी अनिल भाऊंना आणि राजेश भाऊंना शुभेच्छा देतो आणि 1 तारखेला दैनिक मतदारचे 40 वर्ष पूर्ण होत आहे. मी या सगळ्यांच्या माध्यमातून दिलीप भाऊंना सुद्धा मतदारासाठी शुभेच्छा देतो आणि खरं पाहिलं तर पत्रकारिता हे खरं तर समाज परिवर्तनाचं एक माध्यम समजलं जात होतं आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात जर आपण बघितलं तर टिळक असेल, दामोदर सावरकर असतील, विनायक दामोदर सावरकर असतील, डॉक्टर आंबेडकर असतील, ह्या सर्वांनी पत्रकारिता ही सामाजिक परिवर्तनाचं एक माध्यम म्हणून त्याचा वापर केला होता. मात्र हल्लीच्या काळात जर आपण पत्रकारिता बघितली तर पत्रकारिता स्वरूप जे आहे ते कुठेतरी बदलत चाललेलं आहे. या पत्रकारितेमध्ये कुठेतरी आता व्यावसायिकता येताना आपल्याला दिसत आहे आणि आता मी वृत्तपत्रात पण काम केलेलं आहे. माझी पत्रकारितेची सुरुवात जी आहे ती जवळपास 92-93 सालात दैनिक महाविदर्भ या वृत्तपत्रातून झाली. त्यानंतर मी मतदारला काम केलं आणि महाविदर्भाला काम केलं, मतदारला काम केलं. देशोन्नतीला सुद्धा मी क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम केलं आणि 2003 पासून मी आता इलेक्ट्रॉनिक मीडियात काम करत आहोत. तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियात काम करत असताना आणि प्रिंट मीडियात, तर प्रिंट मीडिया हे खरं तर आधी लोकांना वाटायचं की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आल्यामुळं प्रिंट मीडियाचं माध्यम जे आहे ते कदाचित दुर्लक्षित होईल किंवा मागे पडेल. पण मी आजही ठाम सांगतो की प्रिंट मीडिया आहे, हा बेसिक माध्यम आहे. किती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आला, सोशल मीडिया आला, तरी प्रिंट मीडिया आपलं महत्त्व जे आहे ते निश्चितच येणाऱ्या काळातही कमी होणार नाही, ते असंच राहणार आहे. मात्र आता इलेक्ट्रॉनिक मीडियात जर आपण बघितलं, आता सुरुवातीला आम्ही जेव्हा पत्रकारिता करायचो तर आम्हाला धारणीला 2 व्हीलरने अगदी 20 वर्षापूर्वी जावं लागायचं. अगदी स्पॉटवर जाऊन आम्ही पत्रकारिता करत होतो. कारण त्यावेळेस सोशल मीडिया एवढा पॉवरफुल नव्हता, व्हिडिओ येत नव्हते, व्हॉट्सअप नव्हतं. परंतु आता जर आपण बघितलं तर आता पत्रकारिता करणं अतिशय सोपं झालेलं आहे. आता एखाद्या गोष्टीचा व्हिडिओ धारणीत काही ॲक्सिडेंट झाला असेल तर 5 मिनिटात तुम्हाला तो व्हिडिओ इथं पोहोचतो तुमच्यापर्यंत आणि ते बातमी देतो. पण मात्र यामुळं फायदे झाले असले तरी तोटे खूप झालेले. कारण आता जे पत्रकार आहेत ते ग्राउंड लेव्हलला जाऊन पाहत नाही. कदाचित कोणी कधी घरी बसलेला असतो, त्याला व्हिडिओ मिळतो आणि त्या व्हिडिओच्या बेसवर तो त्याची बातमी टाकतो. ते त्याची सत्यता पडताळणी करत नाही. अनेकदा ब्रेकिंग न्यूजच्या नादात चुकीच्या बातम्या जातात आणि मग बऱ्याचदा असं होतं की काही वेळा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिलगिरी व्यक्त करतात, अनेकदा दिलगिरी सुद्धा व्यक्त करत नाही. त्यामुळं हे कुठंतरी इलेक्ट्रॉनिक मीडियात जी स्पर्धा जी लागलेली आहे ब्रेकिंग न्यूजची, ही कुठंतरी थांबायला पाहिजे आणि या स्पर्धेमुळं पहिल्यांदा बातमी आपल्याकडेच असली पाहिजे. कारण चॅनल्समध्ये पण खूप मोठी कॉम्पिटिशन आहे. प्रत्येक चॅनलला वाटते की ही बातमी आपल्याकडे असली पाहिजे आणि पहिल्यांदा आपल्याकडे असली पाहिजे. या नादामध्ये मात्र रिपोर्टरचं जे आहे त्याच्यामध्ये एक आत्मविश्वास जो आहे तो कुठेतरी ढळतो. का त्याला असं वाटतं की ही बातमी आपल्याकडे आली जशी आली बातमी तशीच बातमी तो देण्याचा प्रयत्न करतो. आणि बऱ्याचदा इलेक्ट्रॉनिक मीडियात जे वरिष्ठ संपादक आहेत किंवा वरिष्ठ पातळीवर इनपुटला किंवा आउटपुटला जर जे लोक बसले असतील तर ते पण कधी व्हेरीफाय करत नाही. एखाद्या चॅनलने एखादी बातमी जर का चुकीची दिली तर त्याच बातमीचे सगळेजण ओढताना दिसतात. एक नुकतंच उदाहरण देतो. एका इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने एक बातमी दिली की सुषमा अंधारे या अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून लढतील. त्या चॅनलनी बातमी दिल्यानंतर लगेच दुसऱ्या चॅनलला फोन आला की नाही ते सुषमा अंधारेचं पाठवा, तुम्हाला ती बातमी द्यायची आहे. त्यानं सांगण्याचा प्रयत्न केला की बाबा सुषमा अंधारे ह्या शेड्यूल कास्ट नाही आहे, अमरावती मतदारसंघ जो आहे हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. मात्र कधी वर बसलेले जे लोक असतात ते पण ऐकून घेत नाही. त्यामुळं जी विश्वसनीयता आहे ते विश्वसनीयतेला कुठेतरी तडा पोचतो. मात्र आताची पत्रकारिता आणि सुरुवातीच्या पत्रकारितेमध्ये बराचसा फरक झालेला आहे. त्यामुळं मला तरी वाटतं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामध्ये जेव्हा आपण पत्रकारिता करतो किंवा बातम्या देतो तर ब्रेकिंग न्यूजच्या नादात न पडता कुठेतरी बातमीला व्हेरीफाय करायला पाहिजे आणि खात्री झाल्यानंतरच बातमी द्यावी असं मला वाटतं. इथे संजय शेंडे, अनिल जी अग्रवाल जिन्हें 30वें वर्ष में कल उनका पेपर पदार्पण कर रहा है. 30 वर्ष पूर्व सांध्य दैनिक निकालना और अमरावती मंडल यह नाम क्यों रखा गया
और सांध्य दैनिक का निर्णय क्यों लिया गया और सांध्य दैनिक को मार्केट में चलाने में, उसको सफल बनाने में उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। हो सकता है शायद यदि उस समय सुबह का पेपर निकालते, क्योंकि सुबह के पेपर में बहुत सारी सुविधाएँ होती है, पेपर के साथ में पेपर चल जाता है, रात में सारी प्रिंटिंग हो जाती है। सुबह से नई समाचार पूरे खोजना, कई बार पत्रकार आजकल 11-11, 12-12 बजे तक नहीं उठते और 2-3 बजे की डेडलाइन में पेपर्स निकालना, इन सारे संघर्षों में आज जो सफल ताकि और वो पहुँचे, उसके पीछे क्या संघर्ष रहा, क्या लोगों का प्रेम रहा या उनके खुद के परिवार का इसमें कितना सहयोग रहा और लोगों ने भी इस पेपर को कितना सराहा और अमरावती मंडल नाम क्यों रखा गया, मंडल रखने के पीछे क्या कारण है, 2-3 चीज़ों से हम जानकारी जानना चाहेंगे। और संघर्ष, अनिल भैया। नमस्कार। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं मेरे मित्र श्री चंदू सोजतिया और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अमरावती मंडल के 29 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज पत्रकारों की यह परिचर्चा आयोजित की। मैं उसके लिए श्री चंदू सोजतिया, श्री विलास मराठे, अनिल लिमड़ो, संजय जी शेंडे, इन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आपने अमरावती मंडल को लेकर कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रश्न पूछे हैं और आज का हमने जो विषय रखा है वो यही रखा है कि पत्रकारिता में संघर्ष और पत्रकारिता, बदलती हुई पत्रकारिता। मैं पहले आपके पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अमरावती मंडल का सीधा सादा अर्थ है अमरावती संभाग, यानी अमरावती डिवीज़न। हमने अमरावती डिवीज़न को शुद्ध हिंदी शब्दों में अमरावती मंडल नाम रखा और मंडल नाम रखने के पीछे एक स्वार्थ ये भी था कि मंडल आम बोलचाल का नाम है। उस समय जो रजिस्ट्रार फॉर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, मतलब जिसको हम आरएनआई कहते हैं, जो अखबारों का पंजीयन होता है, अखबारों के पंजीयन के लिए हमने 4 नाम भेजे थे। उसमें से एक नाम उन्होंने चयनित किया अमरावती मंडल। तो कुछ सहभाग या कुछ हिस्सा आरएनआई का भी रहा। हमारा 50% योगदान था, तो 50% योगदान आरएनआई का भी रहा। दूसरा चंदू भाई का प्रश्न था कि हमने शाम का अखबार ही क्यों शुरू किया। 1990 के डेकेड का दौर ऐसा था कि जब पत्रकारिता धीरे धीरे पैशन और मिशन से बदलकर धीरे से चुपचाप खिसकते हुए फैशन और व्यावसायिकता की ओर रूपांतरित हो रही थी। ऐसे दौर में अखबारों को निकालने के लिए कई लाखों रुपए या बहुत सारी पूंजी, बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े से कर्मचारी, ज़्यादा संख्या में कर्मचारी, इन सब की आवश्यकता थी। और जब अखबार शुरू करने की योजना बनाई तो नियमों के हिसाब से, सरकारी नियमों के हिसाब से, जब हम आपका पंजीयन आता है किसी भी अखबार का, तो 6 महीनों के भीतर आपको अखबार शुरू करना जरूरी है। 2 महीने हमारी चर्चा में निकल गए, पूंजी देखने में निकल गए। घर में पूंजी बहुत कम थी। पिता जो थे वो प्राइमरी शिक्षक थे, माँ भी प्राइमरी शिक्षक थी। दोनों ने तय किया कि क्या करें, 5-10 हज़ार रुपये में कैसे अखबार शुरू हो सकता है। घर में प्रिंटिंग का व्यवसाय था, इसलिए प्रिंटिंग मशीन तो थी, वो जिसकी बात अभी अनिल जी कर रहे थे कि खीले, जिसको हम पई कहते हैं, वो पई का भी बहुत सारा भंडार था प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय होने के कारण। इसलिए वो 5 से 10 हज़ार रुपये में अखबार शुरू किया गया, वो व्यक्तिगत बात है। इसलिए हमने शाम का अखबार शुरू किया। एक 10 बाई 10 का घर में कमरा था, एक रेडियो था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, 2 कर्मचारी थे, मैं था और एक मशीन थी। इसमें हमने अखबार शुरू किया, इसलिए हमने शाम का अखबार शुरू किया। शायद आज का दौर 1994 का होता तो हम शाम का नहीं करते, सुबह का करते। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जब साथ देता है तो वो दबे स्वर धीरे धीरे आपको साथ देता चला जाता है। नाम भी मंडल आया जो लोकप्रिय हुआ। आज ये बताने की जरूरत नहीं कि हम अमरावती मंडल से बोल रहे हैं, बस इतना आप कह दो कि मंडल से बात कर रहे हैं तो समझ जाता है कोई भी कि मंडल अखबार से बात कर रहा है। ये बताने की जरूरत नहीं कि शाम का है कि सुबह का है, शाम का अखबार है। और शाम का अखबार होने के कारण ही शायद इतना लोकप्रिय हुआ, मुझे ऐसा लगता है। अब आज का जो विषय है, पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और पत्रकारिता में संघर्ष। तो चंदू भाई, मुझे लगता है कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जितने हमारे चारों पिल्लर हैं लोकतंत्र के, ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके बाद नेतागिरी मान लो आप, फिर उसके बाद अखबार मान लो, सारे पिल्लर बदले हैं, सारे पिल्लर का स्वरूप बदला है। नेहरू के दौर की राजनीति आप देख लीजिए और आज मोदी के दौर की राजनीति देख लीजिए। मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो 30 सेकंड में खबर यहाँ पहुँच रही है। पहले नेहरू जी दिल्ली में भाषण देते थे तो 4 दिन बाद भाषण यहाँ आता था। और उसके बाद आप जुडिशरी देख लीजिए, जुडिशरी का कितना स्वरूप बदला है। जुडिशरी, पहले जुडिशरी की रिपोर्टिंग करना मुश्किल हुआ करता था। मुझे पता है, यहाँ जब गतपने हत्याकांड चला करता था तो शाम के अखबार में दिन भर की
उस समय की सुनवाई हम प्रकाशित करते थे। एक प्रेरणापुंज अखबार, एक अमरावती मंडल अखबार, एक अखबार और हुआ करता था अमरावती दर्पण। वहाँ से रिपोर्टिंग निकालना कोर्ट रूम से इतना मुश्किल था कि हम वकीलों से पॉइंट लेते थे और उसकी खबर प्रकाशित करते थे दिन भर की सुनवाई की, और पूरा शहर पागल रहता था इन तीनों अखबारों को खरीदने के लिए। आज आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आपको ऑन कैमरा और ई माध्यमों से डायरेक्ट देखने मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जुडिशरी का स्वरूप भी बदला, नेतागिरी का स्वरूप बदला, इसी तरह से पत्रकारिता का स्वरूप बदला। पत्रकारिता के इस बदलते स्वरूप में बहुत तेजी से चर्चा पूरे देश में चल निकली है कि ऐसे दौर में जहां सोशल मीडिया बहुत मजबूत हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत मजबूत हो रहा है, तो क्या प्रिंट मीडिया का अस्तित्व रहेगा या नहीं। मुझे यह बताते हुए बड़ी चिंता भी होती है कभी-कभी कि ये चर्चा क्यों चल निकली है। प्रिंट मीडिया का अस्तित्व लगभग 350 साल पहले उत्पन्न हुआ था। प्रिंट मीडिया में फोर्थ पिलर ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड की एक संसद में एडबर्न नाम का एक सांसद हुआ करता था। उसने उस दौर में उस समय की बहस को कवर कर रहे सारे मीडिया वाले जब गैलरी में बैठे थे, तो वहाँ की संसद में कहा था कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ये सब आपको देख रहा है, इसलिए आप अपने मर्यादाओं में रह के इसमें बहस करिए। जब से ये शब्द चर्चा में आया है, हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है तीसरी आग कहलाते हैं। और प्रिंट मीडिया का अस्तित्व मुझे लगता है जब तक डेमोक्रेसी जिंदा है तब तक प्रिंट मीडिया का अस्तित्व रहेगा। अब प्रिंट मीडिया का अस्तित्व खतरे में है, या प्रिंट मीडिया का अस्तित्व कम हो रहा है, या प्रिंट मीडिया का दबाव तंत्र या उसकी प्रसार संख्या कम हो रही है, यदि मैं आंकड़ों पर नज़र डालूं तो जहां अखबारों का पंजीयन होता है वहां अखबार अब पिछले 70 वर्षों की तुलना में और अधिक संख्या में पंजीबद्ध हो रहे हैं। इसका मतलब अखबारों का अस्तित्व न तो खतरे में है, न प्रिंट मीडिया का महत्व खतरे में है, न प्रिंट मीडिया का अस्तित्व खतरे में है। अभी मेरी जानकारी के अनुसार आरएनआई के पास 1.5 लाख से अधिक अखबार पंजीबद्ध है जो निकलते हैं। इसके अलावा ऐसे अखबार उतने ही हैं जो कम निकलते हैं, कभी-कभी निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, केवल पंजीबद्ध हो चुके हैं, सामाजिक स्तर पर निकलते हैं कि समाज विशिष्ट के निकलते हैं, वार्षिक होते हैं, छमाही होते हैं, पाक्षिक होते हैं, मासिक होते हैं। 1.5 लाख दैनिक अखबार जिस देश में निकल रहे हो, वहाँ प्रिंट मीडिया का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब सोशल मीडिया के कारण और विशेषकर व्हाट्सएप के कारण सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत जल्दी हो गया है। जैसा अभी संजय भाई ने कहा कि धारणी में यदि कोई खबर है तो वो विदिन सेकंड यहाँ पहुँच जाती है। मैंने कहा कि मोदी अमेरिका में क्या कर रहे हैं, वो शायद मोदी को भी पता नहीं होगा कि उसके आसपास क्या चल रहा है। हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी के पहले पता चल जाता है कि मोदी जी वहाँ क्या कर रहे हैं। अब सूचनाओं के आदान-प्रदान के साधन और संसाधन पहले की तुलना में बहुत बढ़ चुके हैं और इसको हमको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। प्रिंट मीडिया का अस्तित्व हिंदुस्तान का सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है, अमरावती मंडल का सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है, मतदार का सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है। जितने अखबार में एक-एक अखबार का प्रेरणापुंज का सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है। उल्टे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या अन्य कोई सोशल मीडिया, इंस्टा, टेली, ट्विटर, इन सब के माध्यम से हम और अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। यदि हिंदुस्तान का सर्कुलेशन आप मान लीजिए कि 1 लाख कॉपी है, तो पहले 1 लाख लोगों तक पहुंचते थे। अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से 10 लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो 9 लाख का प्लस किसे गया? हमें। अमरावती मंडल पहले अगर 1 लाख लोगों तक पहुंचता था, अब सोशल मीडिया के माध्यम से कितने लाख लोगों तक पहुंच रहा है? 10 लाख लोगों तक पहुंच रहा है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति अमरावती के गली की अपने काम की खबर वहां जान लेता है। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, टेली के माध्यम से हमारा रीच और अधिक लोगों तक बढ़ गया है। पहले अमरावती मंडल कोलखास के किसी छोटे से ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पाता था। आज 7 सवा 7 बजे जब हम पीडीएफ लोड करते हैं तो तुरंत अखबार कोलखास, मेलघाट, अकोला, यवतमाल, बुल्ढाना या कह लीजिए पुणे, मेरा बेटा हैदराबाद पढ़ता है, आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा है, वो कहता है कि वहाँ अमरावती के बच्चे मंडल खोल के पढ़ लेते हैं। तो ये सकारात्मक रुख हमें एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा, जिसका अखबारों को फायदा हुआ है और अखबारों ने भी इसे बड़े मन से स्वीकार किया है। आप देख लीजिए कि आज भास्कर, जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू या जितने बड़े अखबार ले लो, उनकी खुद का वेब पोर्टल चल रहा है, उनके खुद के फेसबुक चल रहे हैं। लोकमत का फेसबुक पेज जिसके ऊपर में हर 2 मिनट में वो खबर अपडेट करते हैं, तो ये उनका दायरा बड़ा है। आज लोकमत किसी भी विषय पे समीक्षा दे देता है, आज लोकमत किसी भी विषय पे परिचर्चा दे देता है।
पहले लोकमत का अखबार केवल 16 पन्नों का दिन में एक बार प्रकाशित हुआ करता था, आज वो 24 घंटे लोगों तक पहुंच रहा है उस बैनर के माध्यम से। बैनर तो लोकमत का ही है ना, और उनकी रीच भी बढ़ रही है। बात चली यहाँ व्यावसायिकता, कलरफुल अखबार लोगों को चाहिए, और 16 पन्नों का कलरफुल अखबार आप निकालोगे तो आपको व्यावसायिकता का भी पक्ष अपना मजबूत करना पड़ेगा। व्यावसायिकता 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 ये बार बार चिल्लाई जाती है कि पत्रकारिता में व्यावसायिकता घुस रही है। व्यावसायिकता घुस रही है मतलब क्या? आज मैं कुछ ऐसे पत्रकारों को जानता हूं, दिल्ली के मेरे मित्रों को, जिनको 2-2 करोड़ रुपए का पैकेज है। चंदू भाई, 2 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर यदि अखबार अखबार में कोई अखबार नवीस काम कर रहा है, तो ये 2 करोड़ रुपए आ कहाँ से रहे हैं? मैं तो इसको सकारात्मक रूप से लेता हूँ कि पहले अखबार मालिक या अखबार नवीस का एक चेहरा हुआ करता था हमारे सामने, कि एक बंगाली शर्ट पहना हुआ व्यक्ति और गले में वो जो शबनम बैग, यानी एक पत्रकार। आज पत्रकार का स्वरूप बदला क्या है? आज पत्रकार व्यवस्थित ढंग से एक जीवन यापन कर सकता है, आर्थिक रूप से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है और व्यापक कर सकता है। मुझे लगता है कि न तो प्रिंट मीडिया का महत्व कम हुआ है, न प्रिंट मीडिया का महत्व कम होगा। ये जरूर है कि सोशल मीडिया के कारण सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत जल्दी हुआ है। अभी आपने यहाँ जब हम सब इकट्ठा हुए तो सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से 1 सेकंड में पहुंच गई, आपको बार बार बात नहीं करना पड़ा। तो इस सूचनाओं के आदान प्रदान को हमको पॉजिटिव व्यू से लेना होगा। और आज भी अखबार पढ़े जाते हैं, बड़ी संख्या में पढ़े जाते हैं, इसलिए ही छप रहे हैं। यदि अखबार नहीं पढ़े जाएंगे तो बिल्कुल नहीं छपेंगे। और अखबारों के पन्ने, ये जरूर है कि कोरोना के 2 साल प्रिंट मीडिया के लिए खराब रहे। कोरोना के 2 साल तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों को छोड़कर सभी के लिए खराब रहे। तो सबके लिए जहाँ खराब रहे तो हमारे लिए भी खराब रहे। इसके लिए कोरोना का यदि दौर छोड़ दो, कोरोना में हमारी प्रसार संख्या अवश्य कम हुई है। अब हमको एक पीढ़ी वाइज अखबारों का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, कंटेंट्स का। जो निवर्तमान पीढ़ी है वो कुछ पढ़ना चाहती है, वर्तमान पीढ़ी और कुछ पढ़ना चाहती है, और आने वाली जनरेशन जो अब बड़ी हो रही है, जो 20-22 के प्लस माइनस में है, वो कुछ और पढ़ना चाहती है। वो अखबारों में एक क्लिप के माध्यम से अपनी अपनी खबरें ढूंढ लेते हैं। पहले हुआ ये करता था कि एक अखबार किसी घर में जाता था तो उस अखबार को घर के हर व्यक्ति लेकर बैठते थे। आज बहुत फास्ट तेजी से भाग रहा है दौर, हमारा जमाना, इसलिए लोग अपने काम की खबरें ढूंढ रहे हैं। खबरें पढ़ी नहीं जा रही है ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए फेसबुक पे, हम फेसबुक पेज पे रोज शाम को हमारी खबर अपलोड करते हैं, उसका पीडीएफ अपलोड करते हैं। 9-9, 10-10, 20-20 हजार लोग एक खबर को पढ़ते हैं। उस पर तो आंकड़े क्लियर दिख जाते हैं, वो आंकड़े किसी छुपते नहीं है। 20,000 लोग एक खबर को यदि पढ़ रहे हैं तो 20,000 लोगों के काम की वो खबर थी तो उन्होंने पढ़ ली। अब फला खबर है तो फला खबर फिर 2,000 लोगों ने पढ़ी, क्योंकि वो 20,000 लोगों के काम की नहीं थी। मुझे लगता है उल्टे सोशल मीडिया का प्रिंट मीडिया को बहुत फायदा हुआ है, और यह बदलाव हमारे देश में बहुत देरी से आया। सोशल मीडिया, अगर इस 700 करोड़ की दुनिया में हम देखें तो 90 के डेकेड में बहुत तेजी से जो दौर हम आज देख रहे हैं 2023 में, वो दौर प्रगतिशील और विकसनशील देशों ने 1990 के डेकेड में देखा। हम उसको 20-25 साल देर से देख रहे हैं, इसलिए हमको ये अनुभव आज देर से आ रहे हैं कि प्रिंट मीडिया का महत्व खतरे में है। उल्टा मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अखबार सबसे कम रुपए में बेचे जा रहे हैं, सबसे कम मूल्य में बेचे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर अखबारों का मूल्य सबसे कम है, पाकिस्तान से भी कम, पाकिस्तान में द डॉन 7 रुपए का बिकता है, हिंदुस्तान में कोई अखबार 7 रुपए का नहीं है। 6 रुपए अधिकतम मूल्य है हिंदुस्तान में अखबारों का। लेकिन आज इसी हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों के देश में द हिंदू नाम का जो अखबार है, उसने अपना ई सब्सक्रिप्शन भी पूरा शुरू किया है। मतलब 240 रुपया भरिए और उसी अखबार को ई संस्करण में पाइए। तो ये भी तो उसके पैसे ले रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया है, धीरे धीरे ये हिंदुस्तान तक आएगा, अमरावती मंडल तक आएगा, पिंडापुंज तक आएगा। तो ये हमारे मीडिया का बदलाव है, नकारात्मक बदलाव नहीं, ये हमारी मीडिया में आया हुआ एक बदलाव है जिसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। कम से कम अमरावती मंडल ने अपना फेसबुक पेज, इंस्टा, टेली, यूट्यूब और ट्विटर सब शुरू किया, और बड़ी संख्या में उसको प्रतिसाद प्राप्त होता है। 500 व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब 500 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम 50,000 अतिरिक्त लोगों तक पहुंच रहे हैं। यदि कोई डबल अखबार खरीदने वाला भी उसको ले रहा है, फिर भी हम अतिरिक्त लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारी रीच बढ़ी है, रीच बढ़ी है तो विज्ञापन बढ़े हैं, विज्ञापन बढ़े हैं तो अखबार का स्तर बढ़ा है, अखबार में अखबार नवीसों की संख्या बढ़ी है, एडिटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। एक बात जरूर है कि आज पाठकों को आकर्षक कलेवर में अखबार चाहिए, बहुरंगी पन्नों में अखबार चाहिए,
और हिंदुस्तान के लोगों की यह मानसिकता पता नहीं कब बदलेगी कि उन्हें कम मूल्य में अखबार चाहिए। ये मुझे लगता है कि इस माध्यम से या अमरावती मंडल को जो 30 वर्ष हुए, इस अवसर पर मैं विनंती करना चाहूँगा पाठकों से कि आप बड़े मन से अखबारों को उसके उचित मूल्य में खरीदने की मानसिकता पैदा कीजिए। आप अखबारों को 4 रुपए, 3 रुपए, वो अखबार घर में पड़ता है 10 रुपए का। जिस दिन आप 10 रुपए में, 8 रुपए में, 9 रुपए में अखबार लेना शुरू करोगे, उस दिन मुझे लगता है अखबारों में व्यावसायिकता या मीडिया में व्यावसायिकता की जो बात की जो चर्चा होती है बार-बार, जो हमें समझौते करने पड़ते हैं, उन समझौतों से निजात मिलेगी। यदि आप अखबार 3 रुपए में खरीदोगे, जो अखबार हमको 10 रुपए में घर में पड़ रहा है, तो समझौते कहीं न कहीं करने पड़ेंगे। ये वास्तविकता है। ये एक सच्ची बात है जिसको हमको बड़े मन से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और रहा एक बात और आपको बताऊँ कि अमरावती के इतिहास में शायद मैं पहला ऐसा पत्रकार या संपादक हूँ, जो सीधे संपादक बना। मुझे जब मेरा एमकॉम चल रहा था, जब अखबार का रजिस्ट्रेशन आया, तो मैं पहले दिन अखबार के ऑफिस में संपादक के रूप में बैठा। सबसे कम उम्र का और सीधे संपादक बनने वाला व्यक्ति शायद अमरावती के इतिहास में मैं हूँ। मेरे पहले शायद विलास जी भी संपादक बनने के पहले बाड़ा साहब के साथ में, हमारे दादा के साथ में इन्होंने कई साल निकाले। अनिल ने भी शायद पत्रकारिता में कई साल निकाले, या यहाँ बाकी जो लोग भी है उन्होंने संपादक सीधे नहीं बने। ये रिकॉर्ड मेरे ही नाम है, अभी तक 2023 तक ये रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। अब तो 2 अखबारों का संपादन कर रहा हूँ, अमरावती मंडल और मातृभूमि का। मैं इस अवसर पर पुनश्च चंदू भाऊ के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और पाठकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अमरावती मंडल के पाठकों को, आलोचकों को, यदि वे आलोचना नहीं करते तो हमें सीखने नहीं मिलता। मैं आलोचकों से विशेष विनंती करूँगा कि वे आलोचना जारी रखें, ताकि हमारी गलतियों का हमें पता चले और हमसे उसमें कुछ सुधार कर सके। इस अवसर पर विज्ञापन दाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष चंदू भाई का करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर इस निमित्त साध कर पत्रकारिता पर जो खुली चर्चा होनी चाहिए वो आज यहाँ आयोजित की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना अलग महत्व है। अब चंदू भाई यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनका चैनल भी दिखता है अलग अलग नंबरों पर। उनकी अपनी पत्रकारिता है, उनका अपना व्यूवर्स है। 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर उनके यूट्यूब पर है। 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर चंदू भाई के यूट्यूब पर है। इसका मतलब वो सारे पाठक भी है हमारे, कहीं न कहीं किसी न किसी अखबार के पाठक है। इस जिले में 10 साल पहले जितने अखबार आते थे, सारे अखबार मिलाकर बात कर रहा हूँ मैं, उसमें लोकमत से लेकर के प्रेरणापुंज तक सारे अखबार आ गए। जितने अखबार 10 साल पहले आते थे, आज 10 साल बाद उनसे डबल अखबार आ रहे हैं, छप रहे हैं, बट रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। इसका मतलब प्रिंट मीडिया का अस्तित्व खतरे में बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद। अभी देखा हमने कि मीडिया का प्रभाव, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बड़ा है। संघर्ष हुआ, लेकिन संघर्ष में से उन्हें नई कल्पनाएं मिली, नई दिशाएं मिली, और जो चीज बदलती गई उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार करके उसमें आगे बढ़ते गए। निश्चित रूप से सोशल मीडिया का बताया कि सोशल मीडिया निश्चित रूप से इस मीडिया के लिए एक वरदान साबित हो। जो सूचनाएं पाने के लिए, जैसे बताया संजय ने कि धारणीय स्कूटर से जाना पड़ता था जब सूचना मिलती थी, आज सारी सूचनाएं क्षणिक में, वहां कई बार तो लाइव आपको सूचना मिल जाती है। ये था हमारा आज का पत्रकारिता का संघर्ष, और ये आज मंडल कल 30वें वर्ष में पदार्पण करने जा रहा है। विलास जी, आपका और मंडल का हमेशा पड़ोसी का नाता रहा, किस प्रकार देखते हैं मंडल का 30 वर्ष का सफर आप? अमरावती मंडल की अनिल भैया ने बताया, जब स्थापना हुई तो उन्होंने एक घर में, और हमारे मित्र रमेश अग्रवाल, उनका मैं आज तहे दिल से नाम लेता हूँ। वो बड़ा भाई के नाते आज अनिल और राजेश, ये दोनों को कैसा संभाला। उनका साप्ताहिक मनुष्य पत्रिका करके उनके पिताजी और रमेश जी ये चलाते थे। बाद में अमरावती मंडल का ऑफिस दैनिक हिंदुस्तान के पड़ोस में आए। उस टाइम छोटे से एक 500-600 फुट के जगह में वहाँ पे पत्रकारिता का उनका शुरुआत हुई। उस दिन से आज के तारीख तक, ये समय तक, हिंदुस्तान और मंडल ये दोनों में कभी दुरावा नहीं आया। कभी हक से मेरे को कोई तकलीफ आई तो रात को 1 बजे मैं अनिल भाऊ को फोन लगाता हूँ। आखिर ये मशीनरी का दौर है, कभी मशीन में लाइट नहीं रहती या कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, तो हक से मैं पहला फोन करता हूँ अनिल भाऊ को। अनिल भाऊ बोलते, विलास भाऊ का फोन लावायची आवश्यकता है क्या?
यानी ये ऐसा प्यार है, उनकी भी कभी कोई प्रॉब्लम आया तो वो मेरे को हक से फ़ोन करते। मेरा रात को 10 बजे काम शुरू होता है, इसलिए उनका काम रहता है 5 बजे का, तो मैं खुद उनकी प्लेटा भी निकाला हूँ। और ये ऐसा हमारा भाईचारा का नाता आज है, आगे भी ऐसा ही रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी ऐसा ही रखेंगी। ये मैं तहे दिल से अमरावती मंडल और हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो ऐसा ही रहेगा, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। अनिल भैया, आपका भी सांध्य दैनिक है और अमरावती मंडल भी सांध्य दैनिक है। क्या कभी कंपटीशन के लिए क्या क्या आपने किया इसमें और किस प्रकार आप सर्वाइव होते रहे? नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा कि मुझे याद है, जैसा अभी अनिल भाई ने कहा था कि मेरे पिताजी साप्ताहिक पेपर निकालते थे। अनिल भाई के यहाँ मशीन थी, मेरे यहाँ मशीन नहीं थी। तो मैं कई बार उनके दुकान पर गया हो कि भाई एक पेज आप उनके यहाँ से छाप लीजिए, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि एक पेज इनके यहाँ से एक पेज उनके यहाँ से ऐसा छप कर हम लाते थे, तो मिलजुल कर काम करते थे। तो मैंने वो दौर भी अनिल भाई के साथ में देखा है। और मैं जब RCN में काम करता था एज अ रिपोर्टर, तब भी मैंने वो दौर देखा है। और प्रेरणापुंज तो मैंने भी 8-10 साल हुए मैंने लिया है। लेकिन जिस दिन से मैंने लिया है, एक्चुअली ऐसा कहते थे कि प्रेरणापुंज और मंडल, ये दोनों के बीच में बहुत टसल का वातावरण, तना चलती थी। साहजिक है, सांध्य दैनिक थे, दोनों अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में प्रेरणापुंज और मंडल के बीच में ऐसी कहीं तनातनी का कोई विषय हम दोनों की ओर से नहीं आया। हम दोनों ने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छी भावनाएं रखी है। मुझे ज़रूरत गिरी तो मैंने उनसे फ़ोन पर बात की है, उनको कैसा कभी लगा है तो उन्होंने, यहाँ तक कि हम लोग एक जन्मदिन के एक दूसरे को बधाइयाँ भी दे देते हैं, बात भी कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन है। ठीक है, अखबार निकालना और अखबार चलाना अपना अपना एक वो अलग शैली है। वो अपने स्टाइल से काम करते हैं, मैं अपने स्टाइल से काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे अखबारों के बीच में ये तकरार वाली जो विषय है, या प्रेरणापुंज और मंडल के बीच तकरार के जो विषय है, वो अब तक तो नहीं है, 10 सालों में नहीं है। और भगवान करे आगे भी ऐसी कोई तकरार वाला विषय हमारा नहीं होगा। और जैसा अभी विलास भाऊ ने कहा कि मैं भी मंडल परिवार को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनके अनिल भाऊ बहुत दिन से पार्टी मांग रहे थे, लेकिन मैं दे नहीं पाया था। लेकिन अनिल भाऊ की पार्टी थोड़ा अलग होती, तो मतलब आप अनिल भाऊ से पार्टी अपन ले लेंगे, कोई हरकत नहीं है। लेकिन मैं अपनी ओर से, प्रेरणापुंज परिवार की ओर से उन्हें भी ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। संजय भाई, आप कैसे देखते सांध्य दैनिक को? निश्चितच, कारण गेल्या अनेक वर्षापासून मी प्रिंटमध्ये पण काम करत होतो, इलेक्ट्रॉनिक मीडियात पण काम करत होतो आणि मंडलचं आणि माझं नातं जे आहे अगदी जवळचं होतं. आणि खरं सांगतो, मी कबूल करतो, मला सांगायला दिवसभर जरी बातम्यासाठी फिरत होतो, तरी मात्र आम्ही मंडलची वाट पाहत होतो की कोणती बातमी आपल्याकडे नाही आहे. आणि अशी एक ना एक बातमी राहायची की जी आपल्याकडे नव्हती, ती आम्ही मंडलहून घ्यायचो. म्हणजे मीच नाही तर सगळे वृत्तपत्र जे आहे ते अगदी मंडलची वाट पाहत होते. आणि आजही जेव्हा मी इलेक्ट्रॉनिक मीडियात काम करतो, तेव्हा आम्ही संध्याकाळी पहिल्यांदा मंडल पाहतो. कारण दिवसभरात असं होते कधी-कधी की एखादी बातमी होऊ शकते आपल्यापर्यंत आली नसेल. तर आजही मंडलला आम्ही आमची गाईड म्हणून वापर करतो, की एखादी बातमी आली असेल, नसेल आली, तर ती आम्ही मंडलमधून घेतो. त्या आधारावर मग आम्ही पुढच्या दुसऱ्या दिवशीची आमची दिशा ठरवतो. त्यामुळं मंडलचं आणि आमचं जे नातं आहे, ते निश्चितच अतिशय घट्ट नातं आहे. आणि अनिल भाऊच्या संदर्भात जर बोलायचं झालं, तर गेल्या अनेक वर्षापासून मी जेव्हा पत्रकारितेत काम करतो, तेव्हा एक मोठा भाऊ म्हणून त्यांच्याकडे पाहतो. आणि त्यांचा जो संघर्ष आहे, तो निश्चितच येणाऱ्या पिढींसाठी, जे नवीन मुलं या क्षेत्रात येऊ पाहतात, त्यांच्यासाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरणार आहे. एका छोट्याशा 10 बाय 10च्या खोलीतून पत्रकारिता सुरू करणं, पैसा नसताना आणि कुठलंही फारसं आर्थिक पाठबळ नसताना त्यांनी खरंच एक मोठी हिंमत केली. आणि आज यशस्वीरित्या एकच नव्हे तर 2 वृत्तपत्र, मंडल सोबतच त्यांनी दैनिक मातृभूमी हे वृत्तपत्र सुरू केलंय. आणि स्वतःची इमारत आहे, मोठा स्टाफ आहे, सगळ्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ते वापरतात आणि कर्मचाऱ्यांना चांगलं वेतनसुद्धा देतात. त्यामुळे निश्चितच ही अमरावती शहरासाठी आपल्या अभिमानाची गौरवास्पद बाब आहे. आणि नवीन जी पिढी पत्रकारितेत येऊ इच्छिते, त्यांच्यासाठी हा प्रेरणादायी ठरणारा प्रवास ठरणार आहे. आणि म्हणून मी दैनिक मंडलचे संपादक अनिल भाऊ अग्रवाल आणि राजेश भाऊ यांना परत त्यांच्या यशस्वी वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आणि मंडलची उत्तरोत्तर प्रगती होत राहो. आणि निश्चितच जसं विलास भाऊंनी म्हटलं की मंडलचा आम्हाला 50वा वाढदिवस साजरा करायचा. निश्चितच आपण सगळेजण 50वा वाढदिवस मंडलचा साजरा करू. त्यावेळेस कदाचित आपण म्हातारे झालो असू, पण तरी आपण याच ठिकाणी बसू. परत मी अनिल भाऊंना खूप खूप शुभेच्छा देतो. मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, निश्चित रूप से मैं प्रिंट मीडिया से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि
सारी सूचनाएं कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया और हमारी बहुत सारी एक होती है। अनिल भैया से लगातार रहना भी हमारा अड़ोस पड़ोस में था, और उसके बाद भी जब काम पड़ा तो निश्चित रूप से जब भी मैं पत्रकारिता में एक्सीडेंटली आया, मैं ना मेरे परिवार का कोई पत्रकारिता में था, ना कोई मीडिया में था, ना कहीं दूर दूर तक कभी सोचा, कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जिसके कारण यानी एक्सीडेंटल मुझे पत्रकारिता में और इस क्षेत्र में, मीडिया क्षेत्र में आना पड़ा। लेकिन मुझे जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पुराना अनुभव नहीं था, लेकिन साथ में जो मेरे दोस्त लोग यहाँ बैठे 20-20, 25-25, 40-40 साल के अनुभव थे, इन्होंने हर दम मुझे किसी न किसी रूप में समर्थन किया। जहाँ मेरी गलती हुई, हक से कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, इसको करो। और मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी भी मुझे सलाह दी होगी किसी न किसी प्रकार की, उसकी बात को टाला होगा, बल्कि उनसे मुझे सीखने को मिला है। ऐसे अनिल भैया कई बार मुझे लगता है कि महीने में 1-2 बार तो मुझे टोकते कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको सुधार लो, ये गलत हो रहा है, सुधार लो। इस नाते नहीं कि मैं गलत कर रहा है डांटना या मुझे कहीं मेरा मॉरल डाउन करना, नहीं। उनको भी लगता है कि ये चैनल अपना है, ये भी आगे बढ़ना चाहिए, लोगों ने अच्छा कहना चाहिए। इस भावना के साथ में हमेशा मुझे प्रेरणा देते रहे, और हर रोज कुछ न कुछ मार्केट में सीखने को मिलता है, इन लोगों से भी सीखने को मिलता है। तो ये सीखने का समय है, और ये पत्रकारिता में जिंदगी भर सीखना ही सीखना है। अनिल भैया, आज 30वें वर्ष में आप पदार्पण कर रहे हैं। आप सभी ने आपको बहुत अच्छी शुभकामनाएं दी, आपके बारे में बहुत बोला। एक अमरावती की जनता का और सारे पत्रकार मित्र परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो अमरावती की उन सभी जनता को जो अमरावती मंडल के पाठक रहे, जो अमरावती मंडल के समर्थक रहे, जो अमरावती मंडल के शुभचिंतक रहे, जो अमरावती मंडल को विज्ञापन के रूप में आर्थिक सहयोग देने वाले विज्ञापन दाता रहे, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 30 वर्षों तक अमरावती मंडल पर इतना प्रेम रखा। यदि आपका प्रेम नहीं होता तो अमरावती मंडल आज यहाँ नहीं पहुँचता। दूसरा, अमरावती के पत्रकार जगत का भी विशेष आभारी हूँ। जब मैं 1994 में पत्रकारिता में डायरेक्ट सीधे संपादक के रूप में मैंने पदार्पण किया, तो मुझे अरुण भाऊ मराठे, प्रदीप जी देशपांडे, इवन दिलीप पेड़तकर शायद उसी वर्ष अमरावती में आए थे जिस वर्ष मैंने अखबार शुरू किया था। 1994 में मैंने 29 जून को अखबार शुरू किया, और जुलाई महीने में वे सारे अखबारों के ऑफिस में विजिट देने गए थे। तो जुलाई महीने में जब 10 बाय 10 के कमरे में आए थे, तो मैं उस समय अखबार की फोल्डिंग कर रहा था। पेपर की फोल्डिंग होती है ना, तो मैंने अनिल अग्रवाल ना भेटा था, मतलब मीस आया अनिल अग्रवाल। तो मुझे जब मेरे से जब उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि अमरावती मंडल बहुत बड़ा बनेगा। मुझे पता नहीं उन्होंने किस आधार पे कहा था, या उनकी हो सकता है अनुभवी लोगों के हाथ में कुछ होती है ऐसी चाबी जो उन्होंने जान ली थी। मुझे अरुण दादा का भी विशेष प्रेम रहा। मैं तो उनका पड़ोसी बनकर ही गया, तो हिंदुस्तान के बाजू में जाना ही अपने आप में गर्व की बात थी। और जब दर्पण पुरस्कार मुझे मिला राज्य स्तरीय, तो मेरा जब सत्कार हिंदुस्तान अखबार में कार्यालय में किया गया, तो मुझे लगा कि मेरे कार्यों की रसीद मुझे प्राप्त हुई। अमरावती में अखबारों का विशेष उनके संपादक मालिकों का विशेष सहयोग मिला। आपका तो मिलता ही रहता है। अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ के दूसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मुझे विशेष खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि और मुझे बधाई देते समय 2-3 लोगों ने जब इस तरह से फ़ोन किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिसमें 2 बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि जिला मराठी पत्रकार संघ का अध्यक्ष एक हिंदी भाषी व्यक्ति। मुझे उस समय आश्चर्य भी हुआ और सुख की अनुभूति भी हुई कि इतना प्रेम अमरावती के पत्रकार, अमरावती जिले के पत्रकार करते हैं। वहाँ न तो कोई भाषा देखी जाती है, न तो कोई जात पात देखी जाती है। विशेषकर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी जात पत्रकारिता है। पत्रकारिता ही ऐसा पेशा है जहाँ पे अभी तक जात हावी नहीं है। बाकी कई सारे पिल्लर मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं डेमोक्रेसी के, लगभग सभी पिल्लरों में जात हावी है। और इन सब पिल्लरों पर नज़र रखने वाले तीसरी आँख जिसे हम कहते हैं मीडिया, उसमें अभी तक जात हावी नहीं है। ये विशेष ईश्वर का धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। मैं इस अवसर पर अमरावती मंडल के इस वर्ष के कुछ कार्यक्रमों की चंदू भाई जानकारी देना चाहता हूँ। हम सोच रहे हैं कि 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस साल अमरावती में 4 बड़े कार्यक्रम दिए जाए। एक बौद्धिक गीत दिया जाए, एक मनोरंजन का कार्यक्रम दिया जाए, एक अखिल भारतीय हिंदी का हास्य कवि सम्मेलन दिया जाए, और एक पत्रकारों का मेला लगाया जाए। मतलब ये अमरावती मंडल की ओर से कुछ देश के बड़े नामचीन पत्रकार, जिस तरह आज हम यहाँ स्थानिक पत्रकार बैठे, कुछ देश के नामचीन पत्रकारों को बुलाकर उनका संवाद, उनकी परिचर्चा, उनका व्याख्यान का कार्यक्रम हो। इस तरह के 4 कार्यक्रम हम देने की सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।
अमरावती मंडल का ई प्लेटफॉर्म भी आने वाले वर्ष में मजबूत करेंगे। ऊपर कार्यालय का काम हमने शुरू कर दिया है। सोच रहे हैं कि ई प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग सेक्शन रखा जाए जिसमें सारे ई प्लेटफॉर्म पर ही हम काम करें, क्योंकि जिनके अखबार नहीं है, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप जो न तो किसी मीडिया से संबंध रखते हैं और न जिनका कोई अखबार है, पुणे और मुंबई में विशेषकर, उनके मैं जब देखता हूँ तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। एक बोल भिड़ू नाम का मैं एक प्लेटफॉर्म आपको ये बताना चाहूँगा। बोल भिड़ू ये प्लेटफॉर्म 10, 12, 15 लोगों की दोस्त मित्रों ने मिलकर बनाया है। पुणे की टीम है, मुंबई के एक मालिक पार्टनर मेरे दोस्त है उसके। मैंने जब उनसे बात की, उनकी सारी संकल्पना जानी, तो केवल 12 लोगों का एक ग्रुप है और आज यह महाराष्ट्र का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है। करंट अफेयर में बिल्कुल कोई भी विषय पे करंट अपलोड करके कोई भी विषय दे देते हैं पत्रकारिता के माध्यम से। हम सोच रहे हैं कि मंडल का भी ई माध्यम उस तरह का थोड़ा सा मजबूत किया जाए आने वाले दिनों में। मैं पुनश्च आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज इस चर्चा के माध्यम से सभी ने अपने मन की बातें और पत्रकारिता के पीछे क्या संघर्ष है और किस प्रकार काम करते, सारी बातें आपके सामने रखी। आज की चर्चा में बस इतना ही। आगे नए विषय के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।